हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास भी काफी इंटरेक्टिव है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। हम सभी आज के करंट अफेयर को एकदम पहले की तरह ही सबसे पहले पिछले दिनों का रिवीजन करेंगे प्रश्नों के माध्यम से, उसके बाद आज के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत ही तेज तर्रार गति से हम लोग कल के करंट अफेयर को एक बार दोहराते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय फोटोग्राफर का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये कौन से फोटोग्राफर है जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है आपको रघु राय। क्या नाम है इनका? रघु राय इनका नाम है। इन्होंने 1984 के भोपाल की त्रासदी को अपने कैमरे में कैद किया था। ठीक है, इन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL या के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? संजय जमुवार। संजय जमुवार को दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड का पहला CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग क्या देखे थे? फ्रांस के किस राष्ट्रपति ने 2027 में सक्रिय राजनीति छोड़ने की घोषणा की है? तो उनका क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में यह घोषणा की कि अप्रैल 2026 में साइप्रस की यात्रा के दौरान यह घोषणा की थी सॉरी कि 2027 में जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वे सक्रिय राजनीति को छोड़ देंगे। आगे हम क्या देखते हैं कि अप्रैल 2026 में ही संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई थी? ये आपको बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी है, बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन के मंत्रियों की रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई थी। और जहां इसकी सालाना बैठक होना होता है वही रक्षा मंत्रियों की भी बैठक होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या देखे थे कि हालिया वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जो अत्यधिक भूखमरी का सामना कर रहे हैं? तो यह एक तो हमारा पाकिस्तान है और दूसरा अफगानिस्तान भी, चूंकि अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है जिसे 101 किलोमीटर की सीमा लगती है। कहां? तो ये आपको वर्तमान में जो POK के है, POK में ही 101 किलोमीटर का हिस्सा, जैसे ये वाला जो हिस्सा है यही अफगानिस्तान से भारत का बॉर्डर 100 किलोमीटर का लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि भारत के पहले स्वदेशी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहां किया गया है? यह आपको बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML के परिसर में किया गया है। BEML के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। फिर हम लोग क्या देखे थे? फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत का पहला व्यावसायिक एनोड मटेरियल प्लांट कहां शुरू किया गया है? यह आपको माही शीतकरी, हुगली जिला, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला व्यावसायिक एनोड मटेरियल प्लांट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में छोटे बच्चों के लिए किस पहली मलेरिया वैक्सीन को पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दी है? उसका नाम है आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन। आर्टेमेथर लुमेफेंट्रिन उसका नाम है। इसको क्वार्टेम बेबी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रांड नेम इसका क्वार्टेम बेबी है। कुछ देशों में रियामेट बेबी के नाम से भी ब्रांड नेम के तहत इसको मान्यता मिली है। ठीक है, तो दवा का मूल नाम क्या है? तो आर्टेमेथर ल्यूमेफेंट्रिन। ठीक है, अगला है आपको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 के दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 गांवों को शामिल किया गया है? यह आपको कठुआ जिले को शामिल किया गया है। कहा किसको? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले को शामिल किया गया है। पहले चरण में भी मूल फोकस रखा गया था किसका? जो चीन सीमा से लगे हुए जिले थे उनको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों? नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि किस भारतीय नगर निगम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह कौन सा है? गुंटूर नगर निगम। गुंटूर नगर निगम आंध्र प्रदेश में है, उसे आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? यूनिडो, UNIDO, यूनिडो के द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था मैराथन के इतिहास में 2 घंटे से भी कम समय 1 घंटा 59 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम था सेबेस्टियन सावे। सेबेस्टियन सावे केनिया के हैं और उन्होंने लंदन मैराथन में यह रिकॉर्ड बनाया है। आप यदि हमारा पिछला वीडियो देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाके देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। आप आई बटन पर भी क्लिक करके जाके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको लिंक मिलेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो लंदन मैराथन में इन्होंने जीता था और किसको हराया? पुराना रिकॉर्ड कितने देर का था?
तो यह पुराना रिकॉर्ड था 2 घंटे 35 सेकेंड का, ठीक है। इस रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा था, और जाके देखिए उनका क्या नाम है जिनका रिकॉर्ड सेबेस्टियन सावे ने तोड़ा है। नेक्स्ट है आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह हमारा प्यारा भारत है। प्यारे भारत हमारे देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए दोस्तों, गेम केवल क्रिकेट ही नहीं है, बहुत सारे गेम्स हैं जिन्हें हमें सपोर्ट करने की जरूरत होती है। यदि हम केवल क्रिकेट के चक्कर में रह जाते हैं, बाकी गेम्स हमारा पीछे छूट जाता है। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसके खिलाड़ियों के नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, जबकि क्रिकेट के छोटे से छोटे खिलाड़ियों का नाम भी बहुत सारे लोग जान रहे होते हैं। तो उन गेमों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की पदक तालिका में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और यह कहां हुआ था? तो मिस्र की राजधानी काहिरा में यह जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 16 पदक जीते हैं, और इसमें भी 5 गोल्ड जीता है भारत ने। कितना? 5 गोल्ड भारत के द्वारा जीता गया है। चलिए आगे की ओर आते हैं। चलिए आगे दोस्तों, यहां से हमारा आज का करंट अफेयर प्रारंभ होता है, तो अंत तक देखिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अंत तक देखिएगा। फिर से हम लोग कल जब आएंगे तो प्रश्नों के माध्यम से ऐसे ही इसका भी रिवीजन करेंगे, ताकि आप इसको रिवाइज करते रहें, कोई प्रश्न भूले ना, ठीक है, तो छूटे भी ना, और जब परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी के अभी। चलिए आगे हम दोस्तों आते हैं। आगे क्या हमारा है? चीन का एटलस ड्रोन स्वार्म। एटलस ड्रोन स्वार्म चर्चा में है। यह क्यों है? यह एक साथ 96 से अधिक ड्रोन्स को एक ही नेटवर्क के माध्यम से कंट्रोल नियंत्रित करने वाले यह तकनीक है। यह एटलस ड्रोन स्वार्म क्या है? तो यह आपको एक साथ 96 से अधिक ड्रोन को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी है। पूछ देगा कि एटलस ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो चीन ने विकसित की है। क्या है यह? यह सिस्टम दुश्मन के रडार को भ्रमित यानी कंफ्यूज करता है, जिससे बचाव करना मुश्किल हो जाता है, यानी यह ज्यादा घातक साबित होता है दुश्मनों के लिए। इसमें स्वार्म 2 लॉन्चिंग ट्रक का उपयोग होता है, जो हर 3 सेकंड में एक ड्रोन लॉन्च कर सकता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चीन वॉरफेयर में काफी टेक्नोलॉजी उसकी हाई हो चुकी है, वो काफी आगे बढ़ चुका है। हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी, अभी ईरान की मदद कर रहा है लोकेशंस प्रोवाइड करवाने में, ठीक है। तो चीन अपने वॉरफेयर को ज्यादा बेहतर बना रहा है। अगर चीन के मिसाइलों की बात करें तो उसके पास कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, आईसीबीएम, जिसमें कि DF-41 यानी डोंगफेंग मिसाइल पूछ दे अगर कभी कि डोंगफेंग मिसाइल किसकी है? चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और पूरी दुनिया उसकी जद में आती है, यानी उसके अंडर रडार में आती है। डोंगफेंग 5C का रेंज तो 20,000 किलोमीटर से भी अधिक है, जो चीन की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है। 2026 में चीन ने अपना रक्षा बजट 7% से बढ़ाकर $1.94 बिलियन कर दिया है। 1.94 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 277 बिलियन डॉलर कर दिया है। कितना? चीन का रक्षा बजट आपको बढ़कर 1.94 ट्रिलियन युआन या 277 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, ठीक है। एआई और रोबोटिक्स की बात करें तो चीन एआई इन्फ्यूज्ड सिस्टम रोबोटिक भेड़ियों का विकास कर रहा है, जो कि युद्ध के मैदान में सैनिकों की जगह ले सकते हैं। यानी चीन अब युद्ध को भी अनमैन्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। ड्रोन स्वार्म की बात करें तो यह GJ-11 जैसे स्टिल्थ अटैक ड्रोन वफादार विंगमैन के रूप में लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भर सकते हैं। यानी कि लड़ाकू विमानों के साथ साथ उड़ान भरेंगे और सीधा जाके किसी भी दुश्मन के ठिकाने को अटैक करेंगे। तो भारत को यहां से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और अपने टेक्नोलॉजी को और ज्यादा विकसित और एनहांसमेंट करने की आवश्यकता है भारत को, ठीक है। इंडिया चाइना की अगर बात करें तो भारत और चाइना का तो एक आपस में कह सकते हैं टकराव तो रहता ही है। बॉर्डर पर हम लोग क्लैशेस अक्सर देख चुके हैं पिछले कई वर्षों में, चाहे हम तिब्बत भूटान के सीमा की बात करें, ट्राई जंक्शन की बात करें, या लद्दाख की बात करें, ठीक है। तो इन दोनों का अपना ग्रुप, ये दोनों कई ग्रुप भी साझा करते हैं, जिसमें प्रमुख है आपको ब्रिक्स, जिसका कि अब ब्रिक्स प्लस नेशंस हो गए हैं, इसमें 10 देश हो गए ब्रिक्स में। फिर SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। तो ये कुछ समूह है जहां दोनों एक दूसरे ये दोनों देश एक साथ हैं, इस ग्रुप के, इस समूह के सहभागी हैं ये दोनों देश, भारत और चीन, ठीक है। सीमा विवाद और की ताजा स्थिति की बात करें तो LAC पर समझौते यानी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक जैसे विवादित क्षेत्रों में गश्त फिर से
शुरू करने के लिए सहमति बनी है दोनों देशों में। साथ साथ सैनिकों की वापसी के लिए 2025-26 के दौरान कई फ्रिक्शन पॉइंट्स को से सैनिकों की वापसी भी देखी जा रही है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन के जो शासनाध्यक्ष यानी कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों की मीटिंग हुई और मीटिंग से पहले ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, दोनों देश आपस में व्यापार बढ़ाने पर भी सहमत हो रहे हैं। चलिए आगे की ओर आते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है भारत के कवच सुदर्शन चक्र और SAMAR की। ठीक है, सुदर्शन चक्र क्या है दोस्तों, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ये सुदर्शन चक्र का नाम बहुत सुना था और ये सुदर्शन चक्र कहलाता है S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत का। ठीक है, और यह हम लोगों ने कहां से खरीदा है, तो ये हम लोग S-400 जो खरीदे हैं वह आपको रसिया से खरीदे हैं। ठीक है, और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मारक क्षमता, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया को दिखाया कि उसकी क्षमता कितनी शानदार है। इसके साथ साथ भारत का जो एक और डिफेंस सिस्टम काम कर रहा था उसका क्या नाम है, आकाश मिसाइल सिस्टम भी यह हमारा साथ में काम कर रहा था। MRSM का तात्पर्य हुआ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, और यह भारत और इजराइल के द्वारा विकास किया जा रहा है इसका, और यह 70 किलोमीटर तक विमानों को मार गिराने में सक्षम है। S-400 ट्रायम्फ 400 किलोमीटर की रेंज वाली दुनिया का सबसे घातक मिसाइल शील्ड है। ठीक है, मिसाइल शील्ड है यानी कि यह जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है क्या दोस्तों, तो कोई अगर यहां से मिसाइल छोड़ी गई है ये, तो यह डिफेंस सिस्टम इस पर जो लगे रडार होते हैं वह पहले ही इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, वो पहले डिटेक्ट कर लेते हैं और एक मिसाइल यहां से छोड़ते हैं और इसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो S-400 हम लोगों ने रूस से खरीदा और यह भारत का सुदर्शन चक्र की भांति है जो कि भारत की सुरक्षा में प्रहरी के रूप में तैनात है। ठीक है, हम लोगों ने इसकी तैनाती को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था, जहां सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम ने बेहतरीन कार्य किया था। भारत में अगर मिसाइल डेवलपमेंट की बात करें तो IGDMP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, इसने भारत को मिसाइल के क्षेत्र में काफी उन्नत हथियार प्रदान किए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जो कि इसने बनाया भी। 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। यह प्रोग्राम आपको 8 जनवरी 2008 को ऑफिशियली पूरा हो जाता है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित किया गया क्योंकि इसने अपने मुख्य लक्ष्य क्या थे हासिल कर लिए। तो इसे याद रखने का एक ट्रिक है जो कि IGDMP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया था। उसमें क्या है, तो पटना याद रखिएगा, T4 पृथ्वी मिसाइल, A4 अग्नि, T4 त्रिशूल, N4 नाग और A4 आकाश मिसाइल। ठीक है, इन सभी मिसाइलों का विकास किया गया IGDMP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो पृथ्वी क्या हुआ, तो सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस। पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी है S2S यानी सरफेस टू सरफेस। अग्नि क्या है, तो मध्यम से अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। क्या है, यह आपको अग्नि मिसाइल कैसी है, तो मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है, तो एक कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे बाद में टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में ही रखा गया। ठीक है, फिर नाग क्या है, तो नाग आपको तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टेक्नोलॉजी, फायर एंड फॉरगेट आधार पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग का ही एक वर्जन है जिसे हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है, उसका क्या नाम है, हेलिना। हेलिना क्या है, तो हेलिना या हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाने वाला नाग का ही एक उन्नत वर्जन है। ठीक है, एक बार यह आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि हेलिना क्या है। ठीक है, किसका उन्नत वर्जन है, तो यह आपको नाग का ही उन्नत वर्जन है जिसका क्या नाम है, हेलिना, और यह हेलीकॉप्टर से छोड़ा जा सकता है। आकाश, A4 आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कहां है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और आकाश मिसाइल ही हमारा डिफेंस सिस्टम में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर आते हैं। आगे की ओर अगर हम देखें तो भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारत की डिफेंस की सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो भारत के पास फिलहाल वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं
और तीसरी की योजना भारत के द्वारा बनाई जा चुकी है, उसका क्या नाम है, INS विशाल। यह एक और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें पहला नाम क्या है, INS विक्रांत का। यह भारत ने रूस से लिया था और पहला आधुनिक कैरियर है। लगभग आपको 45,000 टन इसका वजन है। इस पर MiG-29 लड़ाकू विमान तैनात है। दूसरा है INS विक्रांत। यह भारत का पहला स्वदेशी मेड इन इंडिया विमानवाहक पोत है और इसे कोचीन शिपयार्ड ने बनाया है। INS विक्रांत को अगर पूछ दे कभी कि INS विक्रांत को किसने बनाया है, तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और तीसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा भारत का, यह भी भारत के द्वारा खुद से बनाया जाएगा। ठीक है। और इसकी भी मंजूरी दी जा चुकी है। यह INS विक्रांत भी बड़ा होगा ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को हिंद महासागर में रोका जा सके। हिंद महासागर एक प्रकार से बैटलफील्ड ना बन जाए, हमारा डोमिनेंस हिंद महासागर में बना रहे, किसी भी प्रकार की चुनौती आए तो हम उस चुनौती से निपटने में सक्षम हो, इसके लिए हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों अपने आप में चलते फिरते एक शहर की भांति होते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए भी कई सारी पनडुब्बियां और जहाज चल रहे होते हैं। ठीक है। इन पर फाइटर जेट्स की तैनाती होती है। चलिए आगे क्या हमारा कि अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुआ है। क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर साइन हुआ है और इसमें आपको एक्सपोर्ट्स ड्यूटी भारतीय सामानों पे घटा के 0 कर दी गई। ठीक है। 100% एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया। किसी भी सामान पर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं है, जिससे भारत के निर्यात में काफी वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में कितने, अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर, अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के निवेश की बात की है। कितने? 20 अरब डॉलर के निवेश की बात की है। जिसने 20 अरब डॉलर निवेश की बात की है अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड ने, कि भारत में वो अगले 15 वर्षों में इतना निवेश करेगा। साथ ही साथ भारतीय कामगारों के लिए भी न्यूजीलैंड ने अपने दरवाजे खोले हैं। ठीक है। भारतीय कामगारों के लिए न्यूजीलैंड ने अपने दरवाजे खोले हैं। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और यह दुनिया की सबसे दक्षिणी राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं। और यह न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। 42वें प्रधानमंत्री हैं। आगे अगर हम बात करें हाल के हुए समझौतों की, तो इंडिया US इंटरिम ट्रेड डील हुई है और इसमें 50% से घटाकर टैरिफ को कितना कर दिया गया है? तो 18% कर दिया गया है। ठीक है। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? मदर ऑफ ऑल डील। इंडिया ओमान केपा CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यह भी आपको ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी को दिखाता है। फिर इंडिया UK CETA, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट, यह ब्रिटेन के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते, जिसका लक्ष्य 2030 तक व्यापार को कितना करना है? तो दोगुना करना है। तो यह कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो हाल में भारत ने साइन किए हैं। इंडिया US ट्रेड इंटरिम ट्रेड डील है। फिर है इंडिया EU FTA, इसको मदर ऑफ ऑल डील बोला गया। तो पूछ दे कि मदर ऑफ ऑल डील किसे कहा गया है? फिर इंडिया ओमान केपा, ठीक है। फिर इंडिया UK CETA केटा, ठीक है। दोस्तों जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात आती है तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कई स्टेजेस होते हैं, जिसका हमने पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया है। तो आप जाके पिछले वीडियोस को देखिएगा, उसमें हमने बताया है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसी देश का किस तरह से होता है। FTA होगा, कॉमन FTA होता है, केका होता है, केपा होता है, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, मनी मार्केट, ऐसे करके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसी दो देशों के व्यापार का होता है। चलिए नेक्स्ट है कि मिशन जागरूकता। मिशन जागरूक क्या है दोस्तों? तो आइए देखते हैं मिशन जागरूक क्या है। तो इसे सेबी के द्वारा शुरू किया गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने 38वें स्थापना दिवस पर मिशन जागरूक प्रारंभ किया है। मिशन जागरूक क्या है? यह आपको छोटे निवेशकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड और डीप फेक वीडियो से बचाने के लिए यह प्रारंभ किया गया। क्या है? यह छोटे निवेशकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर फ्रॉड और डीप फेक वीडियो से बचाने के लिए प्रारंभ किया गया है। अगर सेबी की स्थापना की बात करें, यह आपको 12 अप्रैल
1988 को सेबी की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली में उत्तर का है, कोलकाता में पूर्व का है, चेन्नई में दक्षिण का है और अहमदाबाद में पश्चिमी कार्यालय स्थित है। ठीक है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और कभी पूछ दे कि शेयर बाजार का नियामक कौन है, तो शेयर बाजार का नियामक कौन है? सेबी। सेबी क्या है? यह आपको शेयर बाजार का नियामक यानी कि रेगुलेटर है। ठीक है, शेयर बाजार का नियामक। चलिए आगे की ओर आते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्या है। तो आगे है सेबी के, हाँ, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांत पांडा। तुहिन कांत पांडा सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है। तुहिन कांत पांडा, इन्होंने 1 मार्च 2025 को इसका कार्यकाल संभाला था और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का रखा गया है। इस पहल की डिजिटल शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। यह कब किया गया? 38वें स्थापना दिवस पर। ठीक है, यह एक संयुक्त अभियान है जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और बीएससी, डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल और एएमफाई जैसे संस्थान इसमें शामिल है। ठीक है, शेयर बाजार का हम सभी जानते हैं कि नियामक कौन है? तो सेबी है। इस पहल का क्या नाम है? तो मिशन जागरूक। इस पहल का क्या नाम है? मिशन जागरूक। किसने शुरू किया है? तो सेबी ने। कब? 38वें स्थापना दिवस पर। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। ठीक है, सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडा। चलिए अब आगे की ओर आते हैं। प्रोफेसर अतनुनाथ को ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया है। ग्लोबल ब्रेक थ्रू प्राइज दरअसल यह आपको फंडामेंटल फिजिक्स में दिया गया है म्यून G2 एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो यह जो प्राइज मिला है दोस्तों, यह केवल भारत से ये व्यक्ति प्रोफेसर अतनुनाथ हैं, जबकि यह पुरस्कार आपको एक समूह को दिया गया है। ठीक है, एक लेबोरेटरी को प्रदान किया गया है। उसका नाम आप देख के बताइएगा हमें। यह विज्ञान का ऑस्कर कहा जाता है। इसमें $3 मिलियन की इनामी राशि दी जाती है। प्रोफेसर अतनुनाथ आपको प्रख्यात इतिहासकार और शिक्षाविद हैं और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, ये मूल रूप से कहाँ के हैं अतनुनाथ? मूल रूप से अतनुनाथ हैं वो आसाम के हैं। ठीक है, अतनुनाथ मूल रूप से कहाँ के हैं? तो ये आपको आसाम के हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर आते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। क्या है? कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई। कितने? लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। 5 नए जिले बनाने की घोषणा लद्दाख में की गई है। ठीक है, कौन कौन सा जिला है? तो यह आपको शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास। चांग, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास, ये 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। और यह मंजूरी किसने दी? तो गृह मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार के लिए लद्दाख में 5 नए बनाने को हरी झंडी दी है। ये नुब्रा वैली हो गया ऊपर में। ठीक है, ये चांगथांग हुआ, ये लेह है, लेह में ही नीचे शाम वैली है, ये जास्कर है और ये कारगिल है। ठीक है, जंस्कार नहीं हुआ, जास्कर है। हम सभी जानते हैं जास्कर रेंज है यह। ठीक है, तो ये 5 नए जिले बनाने की बात कही गई। कहां? लद्दाख में। नाम याद रखिएगा। अगर हम बात करें लद्दाख यूनियन टेरिटोरी की, तो यह आपको यूनियन यूटी की, तो यह आपको 31 अक्टूबर 2019 को इसे जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर को ही धारा 370 को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान से लूप कर दिया गया उसका। ठीक है, सॉरी। अगर लेह की राजधानी की बात करें, यह कहां, सॉरी, लद्दाख की राजधानी कहां है? तो लेह और कारगिल को इसकी मुख्य रूप से लेह ही इसकी राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्या है? अगर लद्दाख में अगर हम देखें दोस्तों, तो वर्तमान उपराज्यपाल इसके कौन है? बीडी मिश्रा। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। भूगोल और जलवायु को यदि हम समझें, तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3000 मीटर है। तो यह एक प्रकार से शीत मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, इसकी सीमाएं चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पीओके के माध्यम से मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारा इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये हिस्सा पीओके हो गया, ये हिस्सा अक्साई चीन हुआ, और चूंकि ये वाला हिस्सा यही 106 किलोमीटर है, जो किससे बाउंड्री लगता है? तो यह बाउंड्री आपको लगता है यही 106 किलोमीटर
अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से यही सीमा भारत की लगती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पूरा हिस्सा जो है यही लद्दाख कहलाता है, जैसे हम पिछले मैप में देख चुके हैं। लद्दाख के प्रमुख त्योहार हैं हेमिस, लोसार और सिंधु दर्शन। हेमिस, लोसार और सिंधु दर्शन लद्दाख के प्रमुख त्योहार हैं, जबकि लोक नृत्य में सोंडोल, जबरो और चाम। शोंडोल, जबरो और चाम लद्दाख की प्रमुख लोक नृत्य है। लद्दाख की प्रमुख नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। लेह किस नदी के किनारे है? लद्दाख सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। तो लद्दाख में कितने नए जिले हैं? 5 नए जिले बने हैं। कौन कौन? शाम, नुब्रा, चांगथांग, जास्कर और द्रास, ठीक है। चलिए, लद्दाख का निर्माण कब हुआ है? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे जम्मू कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि सोनम वांगचुक लद्दाख के अधिकारों के लिए आंदोलनरत रहे हैं। उन्होंने कई बार भूख हड़तालें भी की है। आगे हमारा सुरक्षा और तकनीक से संबंधित, और यह क्या है? तो ऑपरेशन ग्लोबल हंट। ऑपरेशन ग्लोबल हंट, ऑपरेशन ग्लोबल हंट, आइए देखते हैं क्या है। तो यह है आपको ड्रग स्मगलर मोहम्मद सलीम डोला। ड्रग स्मगलर मोहम्मद सलीम डोला को एक्सट्रेडिएट किया गया, कहां से? टर्की से। तुर्की से सफल प्रत्यर्पण, एक्सट्रेडिशन किया गया। एनसीबी और सीबीआई का यह संयुक्त ऑपरेशन था। किनका? एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यह संयुक्त अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन था। और 28 अप्रैल 2026 को इसमें सफलता मिली। दाऊद इब्राहिम के करीबी मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से गिरफ्तार कर कहां लाया गया है? दिल्ली लाया गया, ठीक है। आरोप है कि यह फेंटानिल और मेफेड्रॉन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य मास्टरमाइंड इसको माना जाता था, ठीक है। तो एक्स्ट्राडिशन अभी किसका किया गया है? मोहम्मद सलीम डोला को। डोला अब डोलने चला गया है और पहुंच गया कहां? डोलते डोलते अब जेल में, दिल्ली जेल में। इसको कहां से डोला को लाया गया है बुला के? तो डोला को बुलाया गया कहां से? टर्की से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। डोला को बुलाया गया टर्की से, यही डोला है जिसको लाया गया है टर्की से। मेजर ऑफ कौन सा? कुछ ऑपरेशंस के बारे में आइए जानते हैं। तो ऑपरेशन ग्रीन हंट, तो भारत के रेड कॉरिडोर यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, रेड कॉरिडोर से तात्पर्य क्या है? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र को ही क्या कहा गया है? रेड कॉरिडोर। तो भारत के रेड कॉरिडोर यानी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन ग्रीन हंट। आज ही की न्यूज में दिया गया था कि बिहार को भी बिहार से भी नक्सल मुक्त, लगभग बिहार नक्सल मुक्त हो चुका है। कुछ जिले हैं जिस पर अभी जिनको अभी की रखा गया है देख रेख में, बाकी नक्सली घटनाएं एक भी बिहार में नहीं हुई है इस बार। ऑपरेशन सर्प विनाश, तो ऑपरेशन सर्प विनाश क्या है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल क्षेत्र में आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों और बंकरों को खत्म करने का यह बड़ा ऑपरेशन था। कौन सा? ऑपरेशन सर्प विनाश। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर घाटी से आतंकवादियों को पूरी तरह से सफाई करने के लिए भारतीय सेना का यह वर्तमान अभियान है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? हम सभी जानते हैं इसके बारे में। 2025 में सीमा पार पीओजे के आतंकी कैंपों पर हालिया बड़ी कार्रवाई थी। कौन? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन महादेव क्या है? तो ऑपरेशन महादेव दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों को खोजने और उन्हें मारने के लिए चलाया गया अभियान था। कौन सा? ऑपरेशन महादेव। तो ये सभी ऑपरेशन बेसिकली आतंकवादियों के सफाई के लिए चलाया गया भारतीय सेना का ऑपरेशन था, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, मेनली ऑपरेशन ग्रीन हंट याद रखिएगा, यह कहां है? तो नाम ग्रीन हंट है, लेकिन किसको खत्म करने के लिए? तो रेड कॉरिडोर को समाप्त करने के लिए। सर्प विनाश आतंकवाद के लिए, ऑपरेशन ऑल आउट भी आतंकवाद के लिए, ऑपरेशन सिंदूर भी आतंकवाद के लिए पहलगाम अटैक के बाद, ऑपरेशन महादेव भी क्या? तो यह भी आतंकवाद के लिए। आगे आते हैं गूगल क्लाउड एआई हब। तो यह गूगल क्लाउड एआई हब बनाने की बात कहां की गई है? तो यह आपको वाइजाग यानी कि विशाखापट्टनम में गूगल एआई क्लाउड हब बनाने की बात की गई है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एआई अनुसंधान केंद्र बनेगा और इससे भारत में एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हजारों नौकरियां पैदा होने की संभावना है। 2025 में 26 में उभरते भारत के कुछ प्रमुख हब अगर देखें तो यह आपको मेडिकल टूरिज्म हब, इसकी घोषणा बजट 2026 में भारत को दुनिया का हेल्थ केयर हब बनाने के लिए 5 नए क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र, रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। मेडिकल हब, टूरिज्म हब बनाने की भारत को बात की गई है। नेक्स्ट है हमारा, आगे आते हैं तो टेक्सटाइल हब बनाने की बात की गई है। कहां? यह नई दिल्ली के आसपास में भारत टेक्स 2026 के साथ नई दिल्ली को
वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें 120 से अधिक देशों के खरीदार भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल हब बनाने की बात कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, आईटी और एआई हब भी बनाने की बात की गई है। कहाँ? यह पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से पटना जैसे शहरों के लिए बात की गई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026 के माध्यम से भारत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी के क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहा है। ठीक है, तो आईटी और एआई हब बनाने की बात कहाँ, किस क्षेत्र में की गई है? पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत। टेक्सटाइल हब कहाँ? तो नई दिल्ली में। और गूगल का क्लाउड एआई हब कहाँ? तो यह आपको विशाखापट्टनम में बनाने की बात की गई है। मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में भारत को विकसित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे की ओर आते हैं। आगे हमारा करंट अफेयर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सारे करंट अफेयर को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे। तो कोई भी आपका रिव्यू हो, व्यू हो, सारा व्यू आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताते जाएं कि कैसा वीडियो लग रहा है, या इसमें कुछ और आप विशेष चाहते हैं तो वह भी बताएं। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज प्लीज लाइक करें। बहुत ही रिसर्च और मेहनत के बाद ऐसे वीडियोस बनाए जाते हैं। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बहुत छोटे छोटे रील्स, शॉर्ट्स सब शेयर करते हैं, तो इस वीडियो को भी जरूर से जरूर शेयर करें। चलिए आगे की ओर आते हैं। वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट आई है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। और इसका सैन्य खर्च 92.1 बिलियन डॉलर के करीब है। कितना? 92.1 बिलियन डॉलर के तक पहुंच गया है। 2024 की तुलना में भारत के रक्षा बजट में 8.9% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। कब? 2024 की तुलना में वर्तमान में 8.9% की वृद्धि हो चुकी है, और यह 92.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यदि अन्य देशों की बात करें तो सबसे अधिक खर्च कौन कर रहा है सैन्य खर्च? यूनाइटेड स्टेट्स। उसका कितना है? 954 बिलियन डॉलर, दुनिया में सबसे ज्यादा। कई देशों का जोड़ दो तब भी उतना पूरा नहीं होता है। चाइना का दूसरे नंबर पर 336 बिलियन डॉलर अनुमानित। ठीक है, अभी अभी देखें कि हम लोग थोड़ी देर पहले कितना ट्रिलियन युआन था। कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितना ट्रिलियन युआन और कितना बिलियन डॉलर के करीब बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रूस का। तो थोड़ी उसमें बताया गया था कितना 7% इसमें ग्रोथ के साथ कितनी बताई गई थे चीन की? तो 277 बिलियन डॉलर के अप्रोक्स। लेकिन सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कितना है ये ध्यान रखना है आपको। सिपरी कहता है कि 336 बिलियन डॉलर के आसपास है। मेरी क्रम याद रखिएगा, किसका किसका क्रम। तो पहला क्रम है कि भारत का कितने नंबर पर है सैन्य खर्च में? तो भारत 5वें नंबर पर है सैन्य खर्च में। ठीक है, एक नंबर पर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। दूसरे पर कौन है? चाइना। तीसरे पर कौन? रसिया। चौथे पर कौन? जर्मनी। और पांचवें पर कौन है? भारत 92.1 बिलियन डॉलर के साथ, करीब 8.71 लाख करोड़ रुपये के साथ। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं कि हथियारों की एक तरह से होड़ लगी हुई है। हर कोई, अमेरिका का जो रवैया रहा है वह रवैया यह दिखाता है कि अब दूसरे सभी देशों को हथियारों की जरूरत है। यह डोनाल्ड ट्रंप की नीति से सब लोग समझ गए हैं। अगर समझे ऐसा, ईरान के पास अगर हथियार नहीं होते तो ईरान की क्या हाल हुई रहती? ईरान की हाल वही हुई रहती जो कि इराक का कभी हुआ। ठीक है, WMD के नाम पर, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, वही परमाणु के नाम पर किसके साथ किया जा रहा है? ईरान के साथ। आखिर ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका यह तय करने वाला कौन देश होता है कि कौन परमाणु बम रखेगा या कौन परमाणु बम नहीं रखेगा। इसके लिए कोई एक नियामक संस्था तो होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बार बार किसके द्वारा जांच किया जाता है? तो IAEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसकी जांच की जाती है। तो सभी को परमाणु का शांतिपूर्ण उपयोग करने का अधिकार है, यानी कि वह अपने यहां एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। जहां अगर हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो एटॉमिक एनर्जी क्यों नहीं यूज किया जा सकता है? कभी भारत पर ही प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया था। तो कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास फिलहाल परमाणु बम है, और परमाणु बम के नाम पर अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? ईरान पे जाके हमला कर दिया। अब पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। जो हॉर्मुज स्ट्रेट था वो बंद पड़ा हुआ है। तो खैर, तो इससे दुनिया में एक तरह से हथियारों की होड़ और जरूरतें सिद्ध होती है। चलिए आगे हमारा है कि सिक्किम, जो कि भारत का एक 22वां राज्य बना था कब? 36वें संविधान संशोधन 1936वें संविधान संशोधन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत
भारत का यह आपको 22वां राज्य बना था सिक्किम। यह अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, 35वें संशोधन के तहत इसे संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 35वां संशोधन के माध्यम से पहले इसे संरक्षित राज्य का दर्जा दिया जाता है और 36वें के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। 35वां संशोधन कब हुआ था? 1974। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या विशेष है। सिक्किम अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। सिक्किम भारतीय राज्य सिक्किम 50वें वर्ष पूरे होने पर गंगटोक में गोल्डन जुबली समारोह मनाया है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 16 मई 1975 को। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को। 36वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग, अभिन्न राज्य बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी 28 अप्रैल 2026 को गंगटोक में सिक्किम एट 50 समापन समारोह को इन्होंने संबोधित किया है। तो यह आपको पिछले एक साल से चल रहा है, क्योंकि 1916 में 1975 को इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे। तो यह इसका समापन समारोह था गोल्डन जुबली का। शुभंकर इसका क्या रखा गया, कभी पूछ दे? कुजू। कुजू सिक्किम के गोल्डन जुबली समारोह का शुभंकर था। और यह क्या है? यह एक स्नो लेपर्ड है, हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड है, यह हिम तेंदुआ है। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं। और प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के क्या है? मुख्यमंत्री। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल हैं और प्रेम सिंह तमांग क्या है? सिक्किम के मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। हमारा सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा लैंडलॉक्ड भू आबद्ध राज्य है। कैसा? भू आविष्ठित, भू आबद्ध राज्य है, जो अपनी अत्यधिक उबड़ खाबड़ और पर्वतीय स्थलाकृति के लिए जाना जाता है। सिक्किम एक पूर्वोत्तर राज्य है जो 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। और यह आपको पहला पूर्ण जैविक राज्य भी बना। कौन? सिक्किम। कब? 2016 में। सिक्किम ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और 100% जैविक खेती इसने अपनाई है। नीति आयोग 2023 के अनुसार सिक्किम भारत के सबसे स्वच्छ और सुरक्षित राज्यों में से एक है। कंचनजंगा बहुत महत्वपूर्ण, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है और यह सिक्किम का सबसे मुख्य आकर्षण है। दोस्तों यहाँ आइए एक दो इंफॉर्मेशन आपको बताता हूं जो कि कंफ्यूज लोग करते हैं। पहली चीज तो अगर पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे ऐसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो ये हम लोग जानते हैं कौन है? केटू। केटू यानी कि काराकोरम। काराकोरम इसमें फिर काराकोरम कहां है दोस्तों? केटू। केटू कहां है? जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। केटू को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। केटू को गॉडविन ऑस्टिन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये किस माउंटेन रेंज में है? काराकोरम। काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय। काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय में। काराकोरम किस हिमालय में है? तो ट्रांस हिमालय में, यही याद रखिएगा। ठीक है, और यह उस पर भी कहां है? यह आपको है पीओके में। यह कहां है? पीओके में स्थित है। उसमें भी कहां है? पीओके में स्थित है। चलिए खैर पीओके जो भी हो, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हम सभी जानते हैं कौन है? केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि काराकोरम माउंटेन रेंज यानी कि ट्रांस हिमालय में। अब अगर पूछ दे ऐसे कि हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कौन? हिमालय में अगर बात कर दे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपको कंचनजंगा। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है आपको कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? यह अभी भी हम लोग देख लिए हैं, सिक्किम में है। सिक्किम में है और इसमें भी कहाँ है? सिक्किम तो है ही, यह इसमें भी ग्रेट हिमालय में, इसमें है ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में। ठीक है, महान हिमालय में है कंचनजंगा। ठीक है, चलिए सीमाएं इसकी 3 देशों से लगती है। सिक्किम की जो सीमा है दोस्तों वह कितने देशों से लगती है? 3 देशों से। कैसे? तो यह आपको एक नेपाल हो गया, ये हमारा सिक्किम है, यह भूटान है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये नेपाल है, यह भूटान है और ये चाइना है। इसकी सीमा कितने देशों से लगती है? 3 देशों से लगती है। त्योहार में यहाँ लहाबसोल त्योहार, सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नुसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह भी सिक्किम में।
कौन कौन सा? सागा दावा और लोसार, यह दोनों याद रखिएगा। सागा दावा और लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। पान लाब्सो कहाँ मनाया जाएगा? यह भी सिक्किम में। तो सिक्किम के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन आप जरूर से ध्यान से रखिएगा, यह परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अभी अभी इसने अपना 50वीं स्वर्ण जयंती मनाया है, 50वां वर्ष स्थापना का। तो सिक्किम में, सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? तो यह आपको 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में, 36वें के तहत पूर्ण राज्य, 36वां में पूर्ण राज्य 1975 का, 1975 कितने मई? 16 मई को, ठीक है। लेकिन 35वां में क्या बना था? सॉरी, बढ़िया से 16 मई। लेकिन 35वां राज्य कब बना था? यह बना था आपको 35वां संशोधन में क्या कहा था? इसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला था 35वां। यह कब है? 1974 में, ठीक है। 1974 में संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? 1974 में इसे संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। 35वां संशोधन के तहत। 36वां में से पूर्ण राज्य का। इसका मस्कट क्या था स्वर्ण जयंती का? तो कुजू। स्वर्ण जयंती का मस्कट क्या था? कुजू। कुजू क्या है? यह आपको एक हिंट दे दूंगा। कुजू क्या है? यह आपको एक हिंट दे दूंगा। राज्यपाल कौन है? ओपी माथुर, ओम प्रकाश माथुर। सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। सिक्किम कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? वो सिक्किम है। कितने देशों से सीमाएं रखती है? 3 देशों से, नेपाल, चीन और भूटान से। आगे की ओर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। कब? 29 अप्रैल को किंग जॉर्जेस नोबरे की याद में यह मनाया जाता है। किसकी याद में? किंग जॉर्जेस नोबरे की याद में यह आपको नृत्य दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में यूनेस्को की सहयोगी संस्था इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा ही मान सकते हैं प्रारंभ किया गया था। की संस्था है कौन? इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। कब? 1982 में। यह आपको आधुनिक बैले के जनक जीन जॉर्जेस नोबरे, जीन जॉर्जेस नोबरे के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है। 2026 का संदेश क्या है? इस वर्ष का संदेश पाकिस्तान की प्रसिद्ध बैले डांसर और कोरियोग्राफर गुलजान कुटकियायेवा के द्वारा दिया गया है। उन्होंने नृत्य को मानवता की एक सार्वभौमिक भाषा बताया। नृत्य को क्या बताया है? मानवता की सार्वभौमिक भाषा, ठीक है। तो 2026 का जो संदेश है वह क्या है? वह मानवता की नृत्य, मानवता की एक सार्वभौमिक भाषा है। किसने दिया है? कजाकिस्तान की बैले डांसर है और कोरियोग्राफर उनका क्या नाम है? गुलजान कुटकियायेवा। चलिए आगे की ओर आते हैं। हम कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में जानते हैं भारत का। तो उत्तर भारत में पंजाब भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय है? पंजाब का। गिद्धा भांगड़ा पंजाब में पुरुषों के द्वारा और गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में नाटी और डांगी लोकप्रिय थे। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नाटी और डांगी हो गया। घूमर कहाँ? जम्मू कश्मीर का। पाक जम्मू कश्मीर का, ठीक है। फिर रउफ कहाँ का है? सॉरी, झूमर कहाँ का? हरियाणा का। पाक कहाँ का? हरियाणा का। रउफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। फुलिया उत्तराखंड। गढ़वाली उत्तराखंड। कुमाऊनी उत्तराखंड, ठीक है। दक्षिण भारत में अगर हम चले तो यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। टोलू कुलिठा कहाँ का है? कर्नाटक का है। तेयम कहाँ का है? केरल का है। उत्तयम कुलाल कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है, ठीक है। फिर कट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कावड़ी अट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और हिंसा और कोलाटम कहाँ का है? ये आपको आंध्र प्रदेश का। बिहार में जटजटी कहाँ का है? बिहार का। विदेशिया बिहार का। भिखारी ठाकुर का एक प्रसिद्ध नाटक है। छऊ कहाँ का है? झारखंड का। पाइका झारखंड का है। कर्मा कर्मा बेसिकली एक पर्व और नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। लेकिन इसे दलखई और बाघ नाच प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। जम्मू पश्चिम बंगाल का जातर कहाँ का? पश्चिम बंगाल का है। ढाली पश्चिम बंगाल। मरसिया पश्चिम बंगाल। राउत नाचा छत्तीसगढ़। पंथी छत्तीसगढ़, ठीक है। पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो गरबा गुजरात। डांडिया रास गुजरात। टिप्पानी गुजरात। राजस्थान का कौन है? घूमर। तालबेलिया राजस्थान। चकड़ी राजस्थान। गोवा का फुगड़ी गोवा। देखन्नी गोवा। इसे दोस्तों आप एक नजर देख लें कि बहुत ही
ज्यादा हो गया है ये पूरा इंफॉर्मेशन, तो आप इसे एक बार क्या करें, अच्छे से मेरे साथ रिपीट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार सुन लेंगे, दो बार सुन लेंगे, ताकि यह आपको याद हो जाए। चलिए अब आगे की ओर आते हैं। आगे हमारा क्या है, ठीक है, असम में बिहू मनाया जाता है। कहाँ? असम में। चिराग कहाँ का है? मिजोरम का है। मणिपुर का थांगटा और ढोलचोलम मणिपुर का है। और होजागिरी त्रिपुरा का है। और चंगलो सुआ सुआ, यह आपको सुआ सुआ कहाँ का है? नागालैंड का है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह है। नृत्य से एक प्रश्न आपको अक्सर पूछा जाता है। चलिए, 29 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। नृत्य मानवता की साझा कर शांति, एकता, संदेश, सद्भाव का संदेश देता है। आइए हमारी इसकी ओर आते हैं। चलिए, तो दोस्तों यह हमारा आज का आखिरी स्लाइड था। उम्मीद करते हैं आपने पूरे करंट अफेयर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा, और इस करंट अफेयर के साथ साथ आपने बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियां भी जुटाई होगी, बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। तो यह वीडियो आप दोस्तों बहुत ही फ्रूटफुल है। अपने तो खुद देखें ही, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं, जहां आप शॉर्ट्स और रील्स साझा करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का आगे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद।